नमस्कार सभी को। एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इस हिंदी के बिंदु को और आगे बढ़ाते हुए जो पिछली क्लास में हमारी चर्चा हुई थी समास वो संधि पे, तो संधि में स्वर संधि और हो गई थी पूरी व्यंजन चल रही थी। तो व्यंजन में आपको जो पहले बताया था वो था वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन। वो था वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन। तो कौन कौन सा परिवर्तन दिया था? तो पहला था जैसे का होता है च, ट, ता और पा, यानी जो वर्ग व्यंजन है उसके पहले पहले अक्षर हैं। तो पहली ये सिद्धांत था ये अपने तीसरे में बदल जाए और दूसरा यह था अपने पांचवें में बदल जाए। ये दोनों बातें आपको बता दी गई कि वर्ग व्यंजन का प्रथम वर्ण किस वजह से अपने तीसरे में बदला और किस वजह से अपने पांचवें में बदला। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो याद हमेशा क्या रखेंगे, सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। जिन शब्दों की संधियां हो जाती हैं वे ही शब्द तत्सम है, उन्हीं की वर्तनी शुद्ध है। जैसे कई बार परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए, एक जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, कहा जाए अभयारण्य सही है या अभयारण्य सही है, इन दो में से किसकी वर्तनी शुद्ध है और किसकी वर्तनी अशुद्ध है? जिसकी वर्तनी शुद्ध है वही शब्द तत्सम है और जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो शब्द तद्भव होता है। तद्भव यानी अशुद्ध वर्तनी और तत्सम यानी शुद्ध वर्तनी। तो अगर आपको संधि का हल्का सा भी ज्ञान है तो बता देंगे इसमें कौन सही लिखा, और नहीं ज्ञान है तो सिर्फ रटेंगे। तो अभयारण्य होता है, अभयारण्य सही है, ये गलत है। अगर संधि का ज्ञान हो, देखिए ये होता है अभय, अभय माने बिना डर के, और अरण्य माने होता है जंगल, ऐसा जंगल जिसमें डर नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है बायो रिजर्व। सरकार कुछ वन क्षेत्र को आरक्षित करती है, वहां पर पशुओं का शिकार खेलना प्रतिबंधित है और जानवरों को प्राकृतिक आवास मुहैया कराया जाता है। तो शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य, ना कि अभयारण्य। तो इस प्रकार से संधि क्या करती है, संधि वर्तनी की शुद्धता और अशुद्धता ज्ञान कराती है। अब चलते हैं, आपको बताया था कि आपको बताना ता संबंधी नियम। संधि में कौन से नियम आएंगे? ता संबंधी नियम। देखते हैं ता संबंधी कौन सा नियम है। देखिएगा, यदि ता के आगे च, ज, ल, ट, ड आए, यानी यदि ता के आगे च, ज, ल, ट, ड आए तो ता के स्थान पे क्रमशः च, ज, ल, ट और ड हो जाता है। यानी यदि ता के आगे इनमें से कोई अक्षर आएगा तो ता भी उन्हीं अक्षरों में बदल जाएगा। कह सकते हो ता सबसे ज्यादा दल बदलू है। इसके आगे जो अक्षर होगा, इनमें से जो भी अक्षर होगा ता भी उसी अक्षर में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण अगर आपको दें कि मान लिया ता के आगे अगर चाल आए तो ये क्या आपको लिखना पड़ेगा? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी दो चा। ता की जगह पर भी चा हो गया और चा अपनी जगह पे था ही था। अर्थात अगर इनमें से कोई भी अक्षर ता के आगे आते हैं तो वो अक्षर डबल हो जाएगा, एक आधा और एक जैसा इधर बना होगा। इसमें से आए हुए शब्दों में कितनी गलतियां आप सभी लोग करेंगे, उन चीजों पर भी विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। अब बनाए इससे शब्द, कोई शब्द बनाइए कि कौन से शब्द इनसे बनेंगे।
उत प्लस चारण, आपका शब्द है उत प्लस चारण। अब देखिए चा तो आया है, आगे ता है, तो दो चा हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? उच्चारण। उत प्लस चरित, उत प्लस चरित, शब्द बन जाएगा उच्चरित। इसी प्रकार से अगर आए उत प्लस लेख, शब्द बन जाएगा उल्लेख। अगर आता है उत प्लस लिखित, तो शब्द हो जाएगा उल्लिखित। अब कहाँ गलती होगी उस पर ध्यान दीजिएगा। शब्द आएगा उत प्लस ज्वल। सबसे पहले अपने आप बताएं कि अब इसकी संधि क्या होगी। सभी संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है। वे सभी के सभी समय समय पे आपको बता रहे, तत्सम तद्भव पहचानना कठिन होता है। तत्सम तद्भव पहचानने के लिए वर्णमाला से ही प्रयास प्रारंभ है। वर्णमाला में हमने आपको बताया कि कौन कौन अक्षर से बने शब्द तत्सम होते हैं और कौन कौन अक्षरों से बने शब्द तद्भव होते हैं। यहाँ पर वही है, सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं, इन्हीं की वर्तनी शुद्ध होती है। तो ज्यादातर लोग जो है, बच्चे जो हैं, उज्ज्वल सही नहीं लिख पाते। ये शब्द उज्ज्वल होता है, दोनों ही जा आधे होते हैं। तभी आप क्या करते हैं, एक जा पूरा बना देते हैं, एक आधा। अब देखिए ये तो जा आधा है ही, और इससे भी तो आधा ही बनेगा। यानी इस ता आधा है तो जा कैसा बनेगा? आधा। ये जा आधा है तो कैसा बनेगा? आधा। बाकी ये ऊ लिखा है और इधर वल लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसी में तो परिवर्तन करना है। तो शब्द बनेगा उज्ज्वल, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अक्सर गलत ही लोग लिख जाते हैं, उज्ज्वल लिख देते हैं, तो शब्द क्या होता है? उज्ज्वल होता है। अब देखते हैं आगे। उत प्लस डयन, अब आया शब्द उत प्लस डयन, तो ताबी डा में बदल जाएगा, क्या होगा? उड्डयन। बृहत प्लस टीका, बृहत माने बड़ा या अधिक, और टीका माने क्या होता है? किसी लेखक या विचारक के लेख पर लिखी अपनी बात, आपने किसी टीका टिप्पणी, यानी किसी लेखक पर आपने कोई बात की, किसी कविता पर, किसी निबंध पर, किसी और पे, तो वो टीका। अगर टीका बड़ी है तो वो हो जाती है बृहत टीका, अगर लघु है तो हो जाएगी लघु टीका। बृहत टीका, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ते हो वो हिंदी होती है और जो लिखते हो वो देवनागरी लिपि होती है। हर लिपि की अपनी मान्यता है कि वो लिखी कैसे जाएगी, अर्थात कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा होता है बृहत टीका। इसमें भी एकटा आधा है, एकटा पूरा है, वो लिखने के अपने अपने केवल तरीके हैं। तो आपने देखा कि अगर ता के आगे चा आ जाए, ला आ जाए, डा आ जाए, जा आ जाए, तो ता भी उन्हीं अक्षरों में बदल जाता है। ये था आपके सामने ता का पहला नियम। अब इसके दूसरे नियम को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ता के आगे हा आए, यदि ता के आगे हा आए, ध्यान दीजिएगा, ये ता के आगे हा आ जाए तो ता के स्थान पे दा हो जाता है और हा के स्थान पे धा हो जाता है, यानी दोनों ही अक्षर बदल गए। यदि ता के आगे हा आ जाए, यानी ता की मुलाकात यदि हा से कराई जाए तो ता बदल जाएगा दा के रूप में, ता में हलंत है, दा में हलंत है, और हा बदल जाएगा धा के रूप में। इस तरीके से इसको अपना बना लें, और इससे जुड़े दो ही तीन शब्द होते हैं, उन उदाहरणों को भी देख लें और लिख लें। बनेगा शब्द
उत प्लस हत, ता के आगे हा आया, ता की जगह दा और यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, उद्धत। यानी दा आधा है और धा पूरा है। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं दो शब्द एक साथ लिखे हों, दो अक्षर, तो जो पहले बनता है वो आधा होता है और जो बाद में बनता है वो पूरा होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है द्वारा, जो पहले बने वो आधा, जो बाद में बने वो पूरा। लेखपाल वगैरह में चीज पूछ दी जाती किस प्रकार का है ये शब्द, तो इसे कहा जाता है वर्णगुच्छ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके नाम अलग अलग रख दिए गए, दो अक्षर एक आधा एक पूरा अक्षर हो, दोनों अलग अलग जाति के हो तो वर्णगुच्छ होता है, और दोनों एक ही जाति के हो तो द्वित्व वर्ण होता है। यानी कहीं द्वारा लिखा एक आधा अक्षर पूरा अक्षर अलग अलग जाति का है, वर्णगुच्छ है। अब मान लिया यहां हम लिख देते हैं सच्चा, यहाँ दोनों ही चा है, एक ही जाति के हैं, तो इसे द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या है, वर्णगुच्छ क्या है। 2015-2017 में पूछा गया था किस विकल्प में द्वित्व वर्ण है, किस विकल्प में वर्णगुच्छ है। इन चीजों पर भी अपना ध्यान रखिए कि कैसे क्या होता है। चलो एक और दो उदाहरण देते हैं। तो उत प्लस हत हो जाएगा उद्धत, उत प्लस हार शब्द बनेगा उद्धार, तत् प्लस हित क्या बन जाएगा, तद्धित। तद्धित एक प्रत्यय भी है। तो तीन ही मुख्य शब्द इसमें बनते हैं, यानी ये समझो आपसे पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। पहला आएगा उद्धत में कौन सी संधि है, उद्धार में कौन संधि है, और तद्धित में कौन सी संधि है। संधियां सदैव तीन प्रकार से पूछी जाएंगी। पहला होता उत प्लस हत की संधि क्या होगी, या उद्धत में विच्छेद क्या होगा, या उद्धत शब्द में कौन सी संधि है। तो ये था ता का दूसरा नियम। अब देखते हैं ता का अगला नियम। अब देखो, यदि ता के आगे सा आए, यदि ता के आगे सा आए तो ता के स्थान पे च और सा के स्थान पे ट हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि ता के आगे सा आ जाए तो ता बदल करके च हो जाएगा और सा बदल के छा हो जाएगा। ध्यान क्या रखना, अगर ये अक्षर आधा है तो ये भी आधा बनेगा, ये अक्षर पूरा है तो ये भी पूरा बनेगा। यहाँ पर ता आधा है, चा आधा है, सा पूरा है, छा पूरा है। बनाते हैं इससे शब्द और फिर देखते हैं कहाँ गलती होती है। अब देखिए लिखा है उत प्लस श्वास, इसकी संधि करना बहुत ही कठिन है। ये सामने आपके लिखा है, फार्मूला लिखा है, बताया गया है, इसके बावजूद ये जब शब्द आप इसकी संधि करेंगे तो ऐसी उम्मीद है कि गलत ही करेंगे, क्योंकि जो सावधानी रखनी चाहिए वो नहीं रहेगी। क्या ध्यान देना है, इसमें ता भी आधा है और सा भी आधा है, इसे छा भी आधे बनना चाहिए। शब्द होगा उच्छ्वास, शब्द होगा उच्छ्वास। छा में भी हलंत लग जाएगा क्योंकि यहाँ सा आधा था। तो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास क्या होता है, लंबी सांसें लेना। जिस सांस को लेने से सीना नीचे ऊपर हो उसे उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास। अब आता है उत प्लस श्रृंखल। श्रृंखला माने जंजीर होता है। श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल,
यहाँ ता के आगे सा आया। अब यहाँ चीज देखिएगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जो ये सामने आपकी चीज दिख रही है इसमें क्या क्या है, इसमें सा है, इसमें अंग बिंदी का प्रयोग है और इसमें री स्वर का भी प्रयोग है। आपको सिर्फ सा बदलना है, बाकी अंग और री को नहीं बदलना है। तो कौन सा नियम, तो यही रहेगा। कैसे शब्द बनाएंगे, उच्च श्रृंखल, ये शुद्ध शब्द है। क्या करना है आपको, इस सा की जगह पर छा बना लेना है, इसके ऊपर अंक बिंदी लगा देना है, नीचे री लगा देना है, इधर तो ऊ बनाए है, फिर चा बना देना है, आगे खल लिख देना है। ये उच्छृंखल होता है। तो उत प्लस श्वास, उत प्लस श्रृंखल। एक और शब्द आता है सत प्लस शास्त्र। शास्त्र होते हैं ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथों को शास्त्र कहते हैं। तो जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र अगर वो अच्छे हैं, सत हैं, तो सत शास्त्र को कैसे जोड़ेंगे, तो शब्द बनेगा आपका सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। कैसे सच्छास्त्र बन गया, ध्यान दो इस पे। ता की जगह आपने क्या बना दिया, चा बना दिया आधा। सा की जगह क्या बना लिया, छा बना लिया। इस सा में आ की मात्रा थी, आ की मात्रा लगा दिया, आगे आधा सा और त्रा, और इधर है सा। सच्छास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र। तो यहाँ पर मुख्य 3 शब्द हैं, उच्छ्वास, उच्छृंखल और सच्छास्त्र। ये तीनों शब्द में कौन संधि है, इसमें ता संबंधी नियम है, यानी इन तीनों में व्यंजन संधि है। विगत वर्षों के परीक्षा में कई कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। इसको समझ लें, 2-3 बार अपने स्वयं अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। तो वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण से जुड़ी 2 चीजें थी, वो आपको बताएगी। ता से जुड़े 3 नियम थे, वो आपको बताए गए। अब आपको छा संबंधी नियम बताते हैं, यानी छा संबंधी नियम। तो छा के संबंध में कौन सा नियम है देखते हैं। किसी भी स्वर के बाद छा आए तो छा के पूर्व च जोड़ दिया जाता है। समझ लीजिएगा बड़ी आसानी से क्या बताया गया है। किसी भी स्वर, यानी कोई भी स्वर हो और उस स्वर के बाद में छा आ जाए, यानी किसी भी स्वर के बाद छा आ जाए, तो सा से इससे पहले क्या करेंगे, चा जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ आ है, बड़ा आ है, और आगे छा आ जाए, तो हमको क्या करना है, इससे पहले चा जोड़ देना है। तो किसी भी स्वर के बाद ये छा आता है तो छा से पूर्व चा जोड़ दिया जाता है। जैसे शब्द देखते कौन कौन से बनते हैं। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया। यहां पर छोटा आ है और उसके आगे छा आया हुआ, तो हमें क्या करना, चा जोड़ देना है। शब्द बनेगा वृक्षाया। यही वर्तनी शुद्ध है और इसे ही आपको याद करना है, यानी यहां आधा च जुड़ जाएगा। सभी संधि युक्त शब्दों की वर्तनी को शुद्ध और सही वर्तनी माना जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वृक्षाया शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लो जैसे लिखा है अनु प्लस छेद
अनु प्लस छेद, तो फिर यहाँ चाह जाए क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। अनु प्लस छेद शब्द क्या हो गया, अनुच्छेद। यानी यहाँ पर यहाँ पर भी आपको चा लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ छोटा ऊ था, उसके आगे छा आया था। अब अगर लिखें वे प्लस छेद, जैसे संधि विच्छेद करना, तो शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद। तो अनुच्छेद, विच्छेद, तो जो भी ऐसा शब्द हो जिसके आगे छा आ जाए, जैसे कहीं लिख दिया गया परि प्लस छेद, क्या बन जाएगा, परिच्छेद। क्या शब्द बन जाएगा, परिच्छेद। तो क्या ध्यान में आपको आया, यानी अगर किसी भी स्वर के बाद छा आता है, कई बार इसको थोड़ा घुमा लीजिएगा, ऐसा कहेगा छा से पहले यदि कोई स्वर हो, तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता, या स्वर के बाद कोई छा हो तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता। चाहे हम ये कह दें कि किसी भी स्वर के बाद छा हो, या कह दें छा से पहले कोई स्वर हो, तो छा से पूर्व चा जोड़ दिया जाता है। बात दोनों एक ही है, बस कहने का ढंग और तौर तरीका अलग होता है। अब चलते हैं ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम, यानी ना से जुड़े कुछ नियम हैं, ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं। ये बात हम शुरू में बता भी चुके हैं आपको एक बार। देखिए री र सा के बाद ना आए तो ना के स्थान पे ड़ा हो जाता है। फिर से समझिएगा, री रा सा के बाद, यानी री रा सा के बाद अगर ना आ जाए तो ना के स्थान पे ड़ लिख दिया जाता है। यानी री रा सा के बाद ना हो तो ना के स्थान पे क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। उदाहरण, परि प्लस नाम, क्या बनेगा, परिणाम। परि प्लस नय शब्द होगा परिणय। परिणय माने विवाह होता है। प्र प्लस नाम शब्द बनेगा प्रणाम। हर प्लस न हरण। विष प्लस नु विष्णु। कृष प्लस न कृष्ण। त्रस प्लस ना क्या बनेगा, तृष्णा। किसी अतृप्त इच्छा को तृष्णा कहते हैं। जैसे कुछ लोगों की इच्छाएं अनंत होती हैं, एक के बाद एक जागृत होती हैं। जैसे आपकी इच्छा थी कि हमारे पास साइकिल होती, चलो आपने साइकिल ले लिया। फिर मोटरसाइकिल होती तो मोटरसाइकिल ले लिया। अब आपने कहा कार होती तो कार मिल गई। अब कहते जहाज होता, जहाज मिल गया। अब कहते खुले पंख निकल आते, हम उड़ने लगते। तो इस प्रकार से ऐसी अति महत्वाकांक्षा, ऐसी अतृप्त इच्छाओं को तृष्णा कहा जाता है। अब देखिए बनेगा भूष प्लस न, ये होगा भूषण। अब क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अगर यहाँ सा आधा हो तो यहाँ सा में हलंत लगाना। यदि यहाँ सा पूरा है तो यहाँ सा में हलंत की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर हलंत का इस्तेमाल है, यानी कहाँ स्वर सहित
व्यंजन है और कहाँ स्वर रहित व्यंजन है, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भूषण में पूरा सा है। अब इसे मान लिया जाए ये शब्द दूष प्लस न, तो आप क्या लिखेंगे? दूषण। यहाँ पर भी हलंत का प्रयोग नहीं किया गया। तो री र सा के बाद अगर ना आए तो ना के स्थान पे रा हो जाता है। यही कारण था दीर्घ स्वर संधि में। हालांकि एनसीईआरटी इसको दीर्घ स्वर संधि मानती है। तो राम प्लस अयन में क्या हो जाता है कि ना की जगह रा बन जाता है, क्योंकि रा जुड़ने के कारण। है तो अयन रामायण ही होना चाहिए, लेकिन रा शब्द के यानी रा शब्द के बाद ना का प्रयोग, यानी रा अक्षर के बाद ना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी अगर कहीं रा लिखा होगा तो ये ध्यान रखिएगा, रा कहीं लिखा होगा तो रा के बाद ना का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वही परिभाषा है री र सा के बाद। अब मान लीजिए से आया ऋण, तो क्या हो जाएगा? रे प्लस न क्या बनेगा? ऋण। वर हलंत है इसमें, प्लस न हो जाएगा वर्ण। वर प्लस न क्या बन जाएगा? वर्ण। तो ये ध्यान रखना है कि री र सा के बाद यदि ना आए तो ना के स्थान पे ड़ा कर देंगे। अगर ये स्वर सहित हैं या स्वर रहित हैं तो बना हुआ अक्षर भी स्वर सहित या स्वर रहित होगा। अब मान लेते हैं कहीं री रा सा के बाद आधा ना आए तो आप आधा ही ड़ा बनाइएगा। अगर पूरा ना आए तो पूरा ना बनाइएगा। यानी कहाँ स्वर सहित होगा और कहाँ स्वर रहित होगा, ये आपको ध्यान देना है। रा के बाद आता है माँ संबंधी नियम। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, माँ संबंधी नियम पे। माँ संबंधी नियम में क्या है? हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के व्यंजन हैं। एक व्यंजन है वर्ग व्यंजन और एक वे व्यंजन है जो वर्ग व्यंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस पे क्या यहाँ बताया जा रहा है। ये माँ है, माँ के आगे दो प्रकार के अक्षर आ सकते हैं। माँ के आगे यदि कोई वर्ग व्यंजन आए, माँ की मुलाकात किसी वर्ग व्यंजन से हो। वर्ग व्यंजन कौन है? का से लगा करके और माँ तक, ये जो 25 अक्षर हैं इन्हें वर्ग व्यंजन कहा जाते हैं, 25 अक्षरों को। इसके अलावा अंतःस्थ हैं, ऊष्म है, संयुक्त हैं, वो अलग है। 25 वर्ग व्यंजन में है, शेष अलग है। तो यदि माँ के आगे इनमें से कोई अक्षर आ जाए तो माँ उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। माँ क्या कहेंगे? उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है। यानी यदि माँ की मुलाकात किसी वर्ग व्यंजन से हो, फिर से देखो, जब तक आप विधिवत नहीं समझेंगे, मान लेते हैं माँ के आगे का आ जाए तो का तो एक वर्ग व्यंजन है, पंचमाक्षर का खा गा घा अंगा, तो क्या करेगा? यहां पर माँ की जगह क्या बन जाएगा? अंगा बन जाएगा। अब मान लेते हैं माँ के आगे जा आ जाए तो क्या होगा? वर्ग व्यंजन है, तो चा छा जा झा या, तो इसके स्थान पर या बन जाएगा। यानी माँ के आगे यदि कोई वर्ग व्यंजन आए तो माँ उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बनेगा। मान लेते हैं माँ के आगे का आया तो माँ का तो बना रहेगा अपनी जगह, माँ क्या करेगा? अंगा हो जाएगा। माँ के आगे मान लो पा आया तो माँ क्या करेगा? माँ बदलेगा, पा वही बनेगा,
पा फा बा भा मा में बदल जाएगा। तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, अगर वर्ग के अलावा कोई अन्य वर्ण आए, अन्य व्यंजन, यानी हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के मुख्य व्यंजन हैं, वर्ग व्यंजन है या जो वर्ग व्यंजन नहीं है। अन्य व्यंजन आए तो मां सदैव अनुस्वार होगा। यानी मां के आगे अगर कोई वर्ग व्यंजन आता है तो मां उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। लेकिन अगर मां की मुलाकात वर्ग व्यंजन के अलावा किसी से होती है तो मां क्या करेगा, सदैव अनुस्वार यानी अंग बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आई बात यहां तक समझ में? अगर यहां तक आप ना समझे हो तो हम व्यंजन लिखें और तब आपको समझाएं। अगर यहां तक बात समझ में ना आई हो, हम अगले पेज पे आपको लिख भी देते हैं, फिर हम इसको बैक कर लेंगे। देखिए, का, खा, गा, घा अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, ठा, डा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा, शा, शा, शा और हा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे आपको समझना है। यहाँ दो प्रकार के अक्षर हैं, इन अक्षरों को कहते हैं वर्ग व्यंजन और ये अक्षर वर्ग व्यंजन नहीं है। देखो, यदि मां की मुलाकात इनमें से किसी से हो, यदि मां की मुलाकात इनमें से किसी से भी हो तो मां उसी वर्ग का पंचमाक्षर बन जाएगा। यानी मान लेते हैं अगर मां के आगे का आए तो मां क्या करेगा, मां के स्थान पे अंगा हो जाएगा। मान लेते हैं मां के आगे जा आए तो मां के स्थान पे या हो जाए। मान लेते हैं मां के स्थान पे ड आए तो मां के स्थान पे ड़ा हो जाएगा। मां के स्थान पे मां आए तो मां के स्थान पे मां हो जाएगा। यानी इनमें से कोई भी अक्षर यदि मां के पास आता है तो मां उसी वर्ग के पांचवें अक्षर पे रुकेगा जाकर के। का आएगा तो भी अंगा बनेगा, खाएगा तो भी अंगा बनेगा, गा, यानी कोई भी आ जाए। लेकिन यदि मां की मुलाकात इनमें से किसी से हो, ये वर्ग व्यंजन नहीं है, तो मां क्या करेगा, मां किसी अक्षर में नहीं जाएगा, मां अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार, अनुस्वार यानी मां की जगह अंग बिंदी बन जाएगी, मां की जगह अंग बिंदी बन जाएगी। ठीक है, तो इनमें आने पे मां पंचमाक्षर बनेगा और इनमें आने मां अनुस्वार यानी मां अंग बिंदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंग बिंदु बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बैक में चल करके देखिएगा, वही चीज लिखी थी। अगर मां की मुलाकात किसी वर्ग व्यंजन से हो तो पंचमाक्षर और अन्य व्यंजन से हो तो मां सदैव अनुस्वार होगा। यानी जो बात वहां लिखी गई वही बात यहां पर कही गई। अब हम आपको उदाहरण कुछ इसमें के दे देते हैं और कुछ इसमें के दे देते हैं। सबसे पहले हम इसमें के उदाहरण देख लेते हैं।
मान लेते हैं माँ के आगे कोई वर्ग व्यंजन आता है। अब आता है माँ के आगे परम प्लस तो, माँ के आगे ता आया, ता था दा धा ना हो जाएगा परंतु, ना बन गया। अब जैसे आता है माँ के आगे किम प्लस तो माँ बन जाएगा किंतु। आएगा सम प्लस गति, तो क्या बन जाएगा संगति। संगति ऐसे अंगा, काखा गागा अंगा होगा, सम प्लस गति बन गया संगति। अब अगर हम इसके आगे, इनके आगे की बात करते हैं, अगर कोई अन्य व्यंजन है तो आपको क्या करना है। अब जैसे सम, एक यहां और लिख देते सम प्लस चय, सम प्लस चय, चा आया तो चाचा जा जा यहाँ हो जाएगा, शब्द हो जाएगा संचय, यानी ये यहाँ बन गया है। अब अगर वर्ग के अलावा कुछ आए, आया सम प्लस वाद, माँ के आगे क्या आया वाह आया, वाह वर्ग व्यंजन नहीं है, वाह क्या है वाह अंतःस्थ व्यंजन है, तो शब्द क्या बनेगा समवाद। ठीक है। अगर आता है सम प्लस सार, सार क्या है वर्ग व्यंजन है, शब्द क्या बन जाएगा संसार। फिर आता है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान क्या बन जाएगा संविधान। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्या कहा गया था कि यदि माँ के मुलाकात किसी वर्ग व्यंजन से हो तो माँ को पंचमाक्षर बनाए, किसी और से हो तो पंचमाक्षर ना बनाए। इसी चीज चार्ट से भी आपको दिखाया गया था कि यदि माँ की मुलाकात यानी इस माँ का मेल इनमें से किसी अक्षर से होगा, किनमें से इनमें से किसी अक्षर से होगा, तो माँ क्या करेगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा जिससे भी होगा। अगर माँ की मुलाकात इनमें से किसी अक्षर से होगी तो माँ क्या करेगा अंग बिंदु बनेगा यानी अनुस्वार बनेगा। अगर ये नियम 2 3 4 बार आप इनका प्रयोग करते हैं पढ़ते हैं तो अपने आप से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब एक और नियम रह गया है उसको देखते हैं, वो है सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम, सा के संबंध में क्या नियम है, किसी भी स्वर के बाद विशेषकर छोटी छोटों के बाद, लेकिन किसी भी कोई भी स्वर हो किसी भी स्वर के बाद यदि सा आए तो सा के स्थान पे श हो जाता है। यानी किसी भी स्वर के बाद अगर सा आता है तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा बन जाता है। यानी किसी भी स्वर के बाद ये दंती सा आए तो दंती सा की जगह पर मूर्धन सा बन जाता है। इसके भी उदाहरण आपको देते हैं, जैसे आएगा वी प्लस सम बनेगा विषम, यानी वी प्लस सम शब्द आपका बना विषम। वी प्लस साध क्या होगा विषाद। सो प्लस समा शब्द बनेगा
सुषमा, वी प्लस सय शब्द होगा विषय। और सबसे अधिक बार पूछा गया वो शब्द था अभिप्रशेक, अभिप्रशेक, और शब्द बना अभिषेक। कैसे ये सा अन्य सा में बदल रहा है उसी को देखिएगा। यानी ये जो सा है इस सा में बदल जाता है, हर जगह वही दिखाया गया है। और ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि छोटी के बाद में ये सा आया तो इस सा में बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस व्यंजन संधि से जुड़े जो नियम थे उनको आपने देखा। यहां से ता संबंधी नियम था, तो ता के एक तो पहले वो था ता के आगे कोई भी अक्षर आ जाए, जैसे ला आ जाए, जा आ जाए, चा आ जाए, डा आ जाए, टा आ जाए, तो ता भी उसी में बदल जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द था वो उज्ज्वल था। उज्ज्वल शब्द में दोनों ही जा आधे होते हैं। अगर आप एक जा पूरे करेंगे तो वो उज्जवल हो जाएगा। उज्ज्वल कहा जाता है कि वर्तनी में किसी भी प्रकार की त्रुटि क्या दर्शाती है, वो ये दर्शाती है कि आपका उच्चारण गलत है। हम जिस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उच्चारण होता क्या है, क्षेत्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रभाव के वशीभूत होकर हम कभी किसी शब्द का उच्चारण ही गलत करते हैं। तो जैसा उच्चारण करते हैं हम वैसा लिख भी देते हैं। बात यहाँ ये नहीं है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को ना बोलें, मातृभाषा को ना बोलें, अपनी आंचलिक भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि रियल में शब्द ऐसा होता है, हम इस शब्द को इस प्रकार से बोलते हैं। तो ता संबंधी नियम में कहा था ता के आगे हा आए तो ता के स्थान पे द और हा के स्थान पे ध हो जाता है। इसमें शब्द उद्धत, उद्धार और तद्धित मुख्य रूप से 3 शब्द हैं जो विगत वर्षों में कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। छा संबंधी उसके बाद नियम था ता के आगे सा आए तो ता की जगह पर च बनेगा और सा की जगह पे छा बन जाएगा। उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाएगा, उत प्लस संकल उच्छृंखल हो जाएगा और ससा सच्छास। ये भी कई बार आता है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ सामी हलंत लगा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस वजह से परीक्षक को ये बात पता होती है कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा पूछा जाता है। ता के आगे ये उड्डयन वगैरह वो सारे तो आपको बताई देते कौन कौन से और अक्षर इसमें बने थे। ये उच्चारण है, उच्चरित है, उल्लेख है, उज्ज्वल है। इस उज्ज्वल पर ही चर्चा थी कि उस उज्ज्वल की वर्तनी को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो व्यंजन संध से जुड़े भी जितने भी नियम थे, चाहे वो वर्ग व्यंजन के प्रथम अक्षर से जुड़े हों, चाहे ता से जुड़े हों, छा से जुड़े हों, माँ से जुड़े हों, ना से जुड़े हों और सा से जुड़े हों, व्यंजन संधि यहाँ समाप्त हो जाती है। व्यंजन संधि के साथ ही आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।